नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 इसके लिए हम लोग विश्व भूगोल की जो सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज का ये आज पार्ट नंबर 2 है। और इस पार्ट नंबर 2 में हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, लगभग 25 क्वेश्चंस का कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 2 की। 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सीमा रहित का मतलब क्या उसके पास सीमा नहीं है, उसके पास सीमा है, लेकिन उसकी सीमा किसी अन्य देश के लैंड फॉर्म से टच नहीं होती है। तो लैंड फॉर्म से टच नहीं होगी, इसका मतलब उसका लोकेशन कहीं समुद्र में होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है न्यूजीलैंड, दूसरा है आपका फिलीपींस, तीसरा है जापान और चौथा है क्यूबा, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर है जापान। जापान एक ऐसा देश है जिसकी सीमा किसी से लगती नहीं है, किसी के जो टेरिटरी है उससे नहीं लगती है, यही एक देश है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे द्वीप समूह वाले देश हैं जिनकी सीमाएं अन्य देशों से नहीं लगती, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे हम तो जापान की सीमा किसी से टच नहीं होती है, इसलिए इसको सीमा रहित देश भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जापान के क्षेत्रफल की, तो 3,77,915 किलोमीटर है क्षेत्रफल। 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है, ये वर्ग किलोमीटर है, यह इसका क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जापान सुर्खियों में इसलिए बना रहता है क्योंकि वो देश छोटा है तो, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप है और वह काफी ज्यादा डेवलप है, विकसित है, इसलिए वह हमेशा सुर्खियों में कहीं ना कहीं बना रहता है। तो उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसमें कह रहा है कौन से ऐसा इसमें जो द्वीप है इसका जापान का वह सबसे बड़ा है, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए होकाइडो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू और चौथा है क्यूशु, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अब आपको बताना है इसमें ये चारों द्वीप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके जो भौगोलिक क्षेत्र से भी। अब इसमें अगर बात करें तो होन्शु की, तो होन्शु एक ऐसा द्वीप है जो इन चारों ऑप्शनों में मतलब सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। यही द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो इसकी राजधानी टोक्यो यहीं पर स्थित है, तो इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि होन्शु द्वीप। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। होन्शु द्वीप को आप ध्यान में रखिए क्योंकि इसकी राजधानी भी राजधानी वाला द्वीप है, ये यहां पर इसकी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है ग्रीनलैंड निम्न देश में से किस देश का भाग है। ग्रीनलैंड, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीनलैंड कहां पड़ता है। जब आप मैप को निहारेंगे तो कुछ आप इस तरह से पाएंगे, यह नॉर्थ अमेरिका का है पार्ट और यहां पर ग्रीनलैंड आपको ये आपको जो है ग्रीनलैंड मिलेगा, और यहां एक पार्ट मिलेगा डेनमार्क का, डेनमार्क, यह ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। अब ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, ये डेनमार्क, डेनमार्क के अंतर्गत आता है, यानी डेनमार्क पर उसका, डेनमार्क का उस पर अधिकार है ग्रीनलैंड पे। तो किस देश के अंतर्गत आता है, ये डेनमार्क के। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर ए जे विल्सन, ऑप्शन नंबर बी ए वेगनर, और ए वेगनर को अल्फ्रेड वेगनर भी कहते हैं, सी डू टोइड, डी एच हेंस
और ई है ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब आपको इसमें बताना है, ये जितने भी हैं ये सब जियोग्राफर है और इसमें जो बहाव का सिद्धांत है यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यह दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया का प्रारंभ हुआ था। पेंजिया एक स्थलखंड था और पेंथालसा उसके चारों तरफ का सागर था। कालांतर में कुछ समय के बाद पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया। पहला एक हुआ जो है लॉरेंसिया, दूसरा हुआ गोंडवाना। लॉरेंसिया ऊपर की तरफ शिफ्ट होने यानी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगा टूट के, और गोंडवाना साउथ की तरफ शिफ्ट होने लगा। और कालांतर में धीरे धीरे जब इनका और विखंडन हुआ तो वर्तमान में जो महाद्वीपों का स्वरूप है वह आपका इन्हीं सिद्धांत पर व्यक्त है। अब इसी में से सबसे बेस्ट एक सिद्धांत आता है जिग्सॉ फिट थ्योरी, इसी से रिलेटेड है। अगर सारे कॉन्टिनेंट को एक जगह मिला दिया जाए तो एक जगह फिट हो जाएंगे। यह सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी कि महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसको बताना है। अब स्टेटमेंट 1 कहता है इनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होंगे। ऑप्शन नंबर बी वे जल के लिए संरंध्र हो गए। ऑप्शन नंबर सी वे क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों ही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। सबसे पहले ये समझते हैं इग्नियस रॉक्स क्या है। आग्नेय चट्टानी को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इसका जो ओरिजिन है वह मैग्मा के कारण होगा। मैग्मा का मतलब जो वॉल्केनो एक्टिविटी होगी, तो वॉल्केनो से जो भी तरल पदार्थ, जो मैटर, पृथ्वी के अंदर के जो हीट मैटर होंगे, तरल पदार्थ, तो बाहर की तरफ आएंगे। बाहर आने के बाद वो ठंडा होकर जम जाते हैं और ठंडा होकर जमने के बाद वो ठोस रूप में हो जाएंगे। तो आप ये बताइए क्या वहां पर जहां हीटिंग होगी वहां जीव होंगे? आप कहेंगे एकदम जीव नहीं होंगे। और सबसे पहले जो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ वो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। क्या यह रवेदार होगी? एकदम रवेदार होगी, क्योंकि यह जमाव, ये जो है वॉल्केनो एक्टिविटीज के कारण, मैग्मा के कारण ठंडी होकर बनी हुई है, ये सेडिमेंट के कारण नहीं है। तो इनमें क्या परतें नहीं पाई जाएगी या परतें पाई जाएगी? आप कहेंगे इसमें परत का कोई मतलब नहीं है। परतें तो वहां पाई जाती हैं जब एक कण के ऊपर दूसरा कण आके फिर जमता है। ये तो मैग्मा एक ही साथ में बाहर निकल रहा है, तो यहां पर परत दर परत बनेगी नहीं, यानी कि इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। क्या जीवाश्म पाए जाएंगे? एकदम नहीं पाए जाएंगे। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो यह जो क्रिया होती है ये केवल ज्वालामुखी एक्टिविटीज के कारण होती है। तो इसमें क्या बताइए आप, पानी अंदर की तरफ जाएगा, पानी प्रवेश करेगा? आप कहेंगे नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि ऑप्शन नंबर ए, तो जीवाश्म बहुत कम होगा, जीवाश्म होगा ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। जल के लिए संरंध्र होगा? नहीं, जल उसमें प्रवेश नहीं करेगा, बहुत कम प्रवेश करेगा, तो इसलिए जो उसमें कोशिकाएं हैं वह जनरेट नहीं होगी। तो यह भी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन गलत हो गया। यह क्रिस्टली अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, एकदम एग्जैक्टली सही है कि ये क्रिस्टलीय भी होते हैं अक्रिस्टलीय भी होते हैं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, ये इन चट्टानों में सिलिका होती है, तो यह भी एक गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ये क्रिस्टलीय होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको इसमें स्टेटमेंट 4 दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है? अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टानों का मतलब है सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वह किसी अन्य रॉक्स के टूटने से, उसके छोटे छोटे कणों को परत दर परत जमने के कारण वो सेडिमेंट का निर्माण होता है। फलस्वरूप उसमें परत दर परत अगर चट्टानें जमती हैं, उसके ताप, दाब और जो है केमिकल रिएक्शन के कारण वह चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। उन्हीं चट्टानों को आप सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। आप ये बताइए क्या सेडिमेंट्री रॉक्स में जीवाश्म पाए जाएंगे? एकदम पाए जाएंगे, क्योंकि वह परत दर परत धीरे धीरे जमा हो रही है, तो उसमें जीवाश्म के लक्षण पाए जाएंगे और जीवाश्म उसमें पाए जाएंगे।
क्या परतें उसमें पाई जाएंगी? एकदम पाई जाएंगी। शैलें रवादार होती हैं? नहीं। शैलें रवादार किसमें होंगी? आपके इग्नियस रॉक्स में होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, अभी आपको इसी में पता चल जाएगा। आराम से जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप दाब पर निर्भर करती है? नहीं, यह जरूरी नहीं है कि उसकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करे। वो तो अपक्षय और अपर्दन के कारण होता है। अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ और डिपोजिशन कहीं होगा, तो इसमें ताप दाब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ये शैलें क्रिस्टलीय होती हैं। क्रिस्टलीय तो आग्नेय इग्नियस रॉक्स होती हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब कह रहा है ये शैलें स्तरों पर निक्षेपित होती है? जरूर निक्षेपित होती हैं। कहीं से प्रवाहित होके आएंगी, चाहे वो वायु के माध्यम से, चाहे जल के माध्यम से, वो जाके निक्षेपित होके वहां पर जम जाएंगी और डिपोजिशन होगा। तो ऐसी शैलें जो सेडिमेंट फॉर्मेशन करेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में कहता है ये शैलें जल में नहीं निर्मित होती हैं। क्या जरूरी है कि जल में ही निर्मित हो, या क्या जल में निर्मित नहीं होंगी? जल से भी निर्मित हो सकती हैं। यहां पर आया नहीं, जल के फॉर्मेशन से। जैसे आप देखे होंगे कि नदियां और चट्टानों को काटती हैं, उनके छोटे छोटे कण के रूप में तोड़ती हैं, और यह प्रोसेस, यह प्रक्रम बहुत कई वर्षों तक चलता रहता है कंटिन्यू। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो चट्टानों का अपक्षय अपर्दन होने लगता है। क्या वह सेडिमेंट जो है कहीं ना कहीं डिपोजिट होगा? हाँ होगा। अगर वह सेडिमेंट कहीं ना कहीं डिपोजिट होगा, परत दर परत डिपोजिट होगा, तो वहां सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, क्योंकि अगर नहीं शब्द नहीं लाया होता तो ये सही हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। ये सेल जो है स्तरों में निक्षेपित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्सर ड्रमलिंग के संदर्भ में बात करता है? अब हम कुछ और टर्म को समझते हैं कि ये एक्सर, एस्कर क्या है और ड्रमलिंग क्या है। एस्कर और ड्रमलिंग ये दो टर्म हैं, इनको समझते हैं। ये कहां पर पाए जाएंगे? सबसे पहली बात तो ये है, उसके बाद स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा, अभी आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ग्लेशियरों तथा हिम के पिघलने से जल धाराओं का जो मलबा होता है, उसके निक्षेपित से निर्मित एक्सर लंबे तथा सकरे और कटक। कटक आप जानते हैं, कटक के रूप में होता है, जो है खड़ी चढ़ाई हो जाती है, खड़ी एकदम बीच से, अगर पहाड़ों के बीच से नदियां निकलती है तो उसको एकदम जो है लंबवत काटती हैं, वहां पर कटक आपके बनते हैं, रिज्ड बन जाते हैं। इसके किनारे पर तीव्र ढाल होते हैं, इसकी यह विशेषता है। और एक्सर की जो संरचना होती है वह बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर के द्वारा होती है। एकदम बात जो है क्लियर है कि जो नदियां निकलती हैं, जब ओरिजिन होता है, तो वो जो पत्थरों, जो पहाड़ों को काटती हैं, तो वहां से जो बजरी है, पत्थर है, कंकड़ है, उसको ले आती हैं, कहीं न कहीं पर डिपॉजिट करेंगी। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलों में ड्रमलिंग गोलाश्म मृतिका और ड्रमलिंग गोलाश्म मृतिका जो है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बोल्डर क्ले। उसको कहते हैं बोल्डर क्ले। इसको ध्यान में रखिएगा, जो ड्रमलिंग गोलाश्म होता है उसको बोल्डर क्ले कहते हैं। और इसका निर्माण एक जो है ढेर तथा टीले के रूप में होता है। ढेर तथा टीले के रूप में होता है, जिसका आकार जो अगर आप देखेंगे तो आकार जो होता है उल्टी नाव या कटे हुए अंडे की तरह होता है। आप ध्यान में रखिएगा, कभी आप पढ़ेंगे देखेंगे कहीं जो है, आप उस पे गूगल पे सर्च करिएगा, तो अगर इसको आप सर्च करेंगे तो आपको वो फिगर भी दिखेगा, ये उल्टी नाव तथा कटे हुए अंडे की तरह होती है। अब इसमें कहा गया कि अंडे की टोकरियों में स्थलाकृत ड्रमलिंग इलाके की विशेषता अगर बताएं आप, तो ड्रमलिंग ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। कहां से उत्पन्न होते हैं? ग्लेशियर की क्रिया से होते हैं। अब ग्लेशियर क्या है? ऐसे हिमखंड जो है वाटर बॉडी के ही पार्ट हैं, लेकिन वो जम के हिम के रूप में वो अभी हैं, और उन्हीं के गलने से नदियों का निर्माण होता है। जैसे जितने भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, आप गंगा देख लीजिए, ब्रह्मपुत्रा देख लीजिए, कावेरी देख लीजिए, तो जितनी भी नदियां हैं, ऐसी नदियां, कुछ ऐसी नदियां हैं जो पहाड़ों से ओरिजिन होता है, कुछ ऐसी नदियां जो हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं। जैसे आप ब्रह्मपुत्रा, गंगा और आप चिनाव
ये सब ग्लेशियर से निकलती हैं और ग्लेशियर बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां से जो है वो गलने के कारण वहां से नदियों का प्रादुर्भाव होता है, निकलती है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इस चीज को प्रूव्ड करना है। अक्सर क्रूज जो है बेडेड बजरी और रेत की लकीरें होती हैं, एकदम सही है, क्योंकि वहां से जो काटती हैं बड़े बड़े बोल्डर को ले आती हैं तो बोल्डर क्ले के रूप में जमा करते हैं। तो यह तो स्टेटमेंट पहला वाला सही हो गया। ड्रमलिंग ज्यादातर बोल्डर तथा मिट्टी के बने होते हैं, एकदम सही होता है कि ड्रमलिंग ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। यह दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है अंडे की टोकरी असलाकृतियां अक्सर इलाके की विशेषता होती है। ये जो है इसकी जो विशेषता है ये कैसी है? अंडे की आकृति अंडे की टोकरी की तरह। अब अंडे की टोकरी की अगर बात करें तो अंडे कटे हुए अंडे की तरह है, अंडे की टोकरी की तरह नहीं है। यहां पर अंडे की टोकरी की बात किया गया है। अक्सर इलाके युक्त विशेषता होती है, ऐसी विशेषता नहीं होती है, कटे हुए अंडे की तरह होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो गया। अब कह रहा है जबकि अक्सर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिंग ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। कहां से निकलते हैं? वो ग्लेशियर से निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4 करेक्ट है। 1, 2 एंड 4 आपका करेक्ट है। यहां पर एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि जो अंडे की टोकरी असलाकृतियां अक्सर युक्त एस्कर युक्त इलाके की विशेषता होती है, ऐसी विशेषता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। माउंट एटना, माउंट एटना एक काफी ज्यादा जो है प्रभावशाली क्वेश्चन है और इसका लोकेशन भी आप अपने मैप में निहारिएगा। पहले इसकी विशेषता जान लेते हैं कि माउंट एटना है क्या। यह एक जो है एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन में आपके दिया है एक पर्वत है, पर्वत नहीं है। एक पर्वत शिखर है, यह भी नहीं। एक ज्वालामुखी है, बात सही है। एक पठार, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय है, क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है। अब ये सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि ये कहां पर पाया जाता है, जो इटली के कहां पर इटली में पाया जाता है। अब अगर इटली की बात करें तो किस द्वीप पर पाया जाएगा, यह भी आपसे पूछ लिया गया। तो इटली के मिसली द्वीप में, इटली के मिसली द्वीप में। मिसली द्वीप में इटली में पाया जाता है, इटली के मिसली द्वीप में पाया जाता है। यह सर्वोच्च, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी हाइट की, तो 3350 मीटर ये इसकी हाइट है। माउंट एटना की जो ये वॉल्केनो है, इसकी जो हाइट है, ऊंचाई, वो 3350 मीटर, 3350 मीटर है। तो यह चीज आप ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यह एक वॉल्केनो है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां पर पाया जाता है? इटली में पाया जाता है। इटली में कहां पर पाया जाता है? तो मिस्मी द्वीप में पाया जाता है। और मिस्मी द्वीप में अगर पूछ ले कभी कि मिस्मी द्वीप में पश्चिमी तट पे पाया जाता है या पूर्वी तट पे, तो आप ध्यान में रखिएगा यह पूर्वी तट पे पाया जाता है। यह पूर्वी तट पे, मिस्मी द्वीप के पूर्वी तट पे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मौना लोआ एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मौना लोआ। तो मौना लोआ के बारे में पहले समझते हैं। मौना लोआ है क्या चीज? यह भी एक प्रकार का ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। और यह कौन सा ज्वालामुखी है? एक्टिव ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी? एक्टिव ज्वालामुखी, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन इसमें ज्वालामुखियों के प्रकार दिया है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये एक्टिव है या शांत है या सुसुप्त ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी क्षेत्र का पठार है, ऐसा इसके बारे में विशेषता जाननी पड़ेगी। क्योंकि चारों ऑप्शन में आपको ज्वालामुखी दिया है। क्योंकि मौना लोआ काफी ज्यादा फेमस था, इसलिए ये उस समय जो है 39 बीपीएससी में 1994 का ये क्वेश्चन है, उस समय ये पूछा गया था।
और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आपसे पूछ लिया गया कि सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है तो ये कहां पर है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। राज्य अमेरिका, कहां पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब अगर आपसे पूछ लिया गया कौन से द्वीप पर स्थित है, तो ये हवाई द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर, हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर कहां पर स्थित है, हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप अगर आपसे पूछ लिया गया कि हवाई द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। कौन सा ज्वालामुखी है मौना लोआ, तो सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 2004 में हिंद महासागर भूकंप तथा इसमें प्रमाणित हुए सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, और ये किससे रिलेटेड है, आपका सुनामी से है। तो सुनामी से जितने भी स्टेटमेंट है पहले उसको समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, कैसे है, और इसके बारे में अगर सुनामी के बारे में आपको बढ़िया से पता नहीं है तो इसका स्टेटमेंट 100% प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो पहले इसके ओवरव्यू को समझते हैं। सुनामी 2004 की बात किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 2004 में ही आया होगा। और कभी टाइम पूछ ले किस दिन आया था, तो 26 दिसंबर 2004 को आया था। कहां से, हिंद महासागर के इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से। यानी कि आपसे पूछा अगर, तो 26 दिसंबर, कितना, 26 दिसंबर 2004 कहां से आया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग से। अगर आपसे यह भी कहे कि सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा के पश्चिमी तट, पश्चिमी तट से, सुमात्रा द्वीप के आपके पश्चिमी तट से आए। इसका रिक्टर स्केल अगर आप बात करें तो रिक्टर जो स्केल, इसके तीव्रता का मापन जब किया गया तो ये 9.1 से लेकर 9.3 जो है इसकी तीव्रता थी। तीव्रता रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल जो था 9.1 से लेकर 9.3, इतना ज्यादा इसका जो भूकंपीय जो तरंगे जनरेट हुई उस समय, तो वह इस स्केल पर मापी गई थी 9.1 और 9.3 के स्केल से। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बिहाफ पे उसको समझिए। जो जितने भी सुनामी है, जैसे जो अर्थक्वेक आते हैं, जो अर्थक्वेक हो गए और वॉल्केनो एक्टिविटीज होगी, उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। और कहां ये कौन सी घटनाएं घटने के बाद इस प्रकार से घटनाएं घटती हैं। जैसे समुद्र में अगर बात करें कि दो प्लेटों के आपस में सबडक्शन से, यानी कि अगर ये एक दूसरे के अंदर अधोगमित हो रही हैं, तो वहां पर वॉल्केनो एक्टिविटीज होगी, वहां पर सबसे ज्यादा होंगे। अगर कोई प्लेट एक दूसरे के अंदर सबडक्ट हो रही है या ऊपर चढ़ रही है, तो वहां पर अर्थक्वेक की संभावनाएं सबसे ज्यादा बनती हैं। और इसी प्रकार की संभावनाएं जब बनती हैं तो वहां से जो है तरंगे जनरेट होती हैं, भूकंपी तरंगे। और भूकंपी तरंगे जो है समुद्र में हलचल मचाती हैं, जिससे उसकी लहरें काफी ज्यादा हाइट तक उठ जाती हैं, जिसमें सुनामी का एक है जो आपने देखा 2004 में, यही कारण हुआ था। अब कारण क्या क्या था उसको भी समझ लेते हैं। तो सुंडा की खाई में भारतीय प्लेट बर्मी प्लेट में अधोगमित हुई, यानी सबडक्शन हुई थी। इस क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा से 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण भूकंप की उत्पत्ति हुई। एकदम बात सही है, स्टेटमेंट एकदम सही है। कौन सी प्लेट थी, ये भारतीय प्लेट थी, यानी इंडियन प्लेट। कहां पर, कौन से प्लेट से में अधोगमित हुई,
और ये सबडक्शन कहां पर हुई, बर्मी प्लेट में। अच्छा, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है इंडियन प्लेट कहां पर और सबडक्ट हो रही है, जिससे हिमालय का ओरिजिन हो रहा है, वो कौन सी प्लेट के नीचे सबडक्शन हो रही है, तो वह जो तिब्बत प्लेट, अगर तिब्बत प्लेट ना कह के आप उसको सही नाम अगर पुकारेंगे तो यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्शन हो रहा है उसको। लेकिन तिब्बत हमारे करीब में है, फेमस है, तो तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट नहीं है, वो तिब्बत प्लेट्यू है, वो तिब्बत पठार के अंतर्गत जो है अधोगमित हो रही है। अब स्टेटमेंट दूसरा देखिए, दूसरे स्टेटमेंट कर रहा है परिणामी सुनामी में इंडोनेशिया के तट पर अफ्रीका के पूर्वी तट पर, सही है, इंडोनेशिया में आया था, इंडोनेशिया में सुमात्रा के पास से, सुमात्रा के पास पश्चिमी तट से शुरुआत हुई थी, तो यह अफ्रीका के पूर्वी तट, हाँ ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी तट से अभिकेंद्र से लगभग 8,500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर जो है विध्वंस किया। बात एकदम सही है, 8,500 किलोमीटर की दूरी तक, इतना तेज था कि वह, इतने तो मिनिमम है उसका, उससे भी ज्यादा और भी जो है हताहत किया, लेकिन यह प्रभावशाली सबसे ज्यादा रहा, जो काफी ज्यादा प्रभावशाली रहा इसमें, कहां पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर, और इसमें बहुत ज्यादा जनधन की हानि होती है। वर्तमान में के अनुमान, जो अनुमान लगाया गया, तो भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा। ऐसा नहीं है, 50 लाख से अधिक नहीं था, 2 से 3 लाख मौतें हुई थी, और यहां पर जो डाटा दिया है, जो आंकड़ा दिया है, वो सबसे ज्यादा दिया है, वो सबसे ज्यादा दिया, तो यह स्टेटमेंट गलत है। वहां पर जो जनधन की हानि हुई थी 2 से 3 लाख, कितना हुई थी, 2 से 3 लाख लोगों की जनधन की हानि हुई थी। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए थे, क्योंकि भूकंप प्रभावित जो भ्रंश रेखा है, वो दिक स्थित लगभग उत्तर दक्षिण में होने के कारण सुनामी की लहरें प्रभावशाली एवं पूर्व पश्चिमी दिशा में थी। एकदम बात सही है, क्योंकि आप बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश एकदम कर्व में है, और अगर अफ्रीका में ये तबाही मचा रही है, इतना ज्यादा प्रभावशाली है, तो वो कर्व में अंदर की तरफ है, तो वहां पर किस दिशा में जो है प्रबलशाली थी, पूर्व पश्चिमी दिशा में प्रबलशाली थी सुनामी की लहरें, और वह किस दिशा में है, वह उत्तर दक्षिण में है, जिससे उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, और बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो ए, बी और डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मिसमैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए, ऐसे क्वेश्चन जब देगा ना तो बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट देता है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। हालांकि आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपने सुनामी के बारे में पढ़ा है, तो ये बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों पर पाई जाती है। और आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछने का कारण होता है कि क्योंकि आपके ही पास है, वो एकदम लगे हुए सटा हुआ माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा, और ये सब जितने जो है चोमोलुंगमा कहां पर पाया जाता है, ये आपका सिक्किम के पास पाया जाता है। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल में पाया जाता है। कभी कभी दे देता है ऑप्शन में कि ये चाइना का पार्ट है, लेकिन चाइना में इसका बहुत ज्यादा भाग नहीं है, तो मैक्सिमम भाग जो है, मैक्सिमम पीक जो है, वो नेपाल में पाया जाता है। और सागरमाथा भी नेपाल में। तो अगर हम बात करें कि हाईएस्ट पीक वाली जो चोटियां हैं वह कहां पर लोकेटेड है, तो हिमालय पर लोकेटेड है। ऐसे लगभग 10 शिखर हैं जो हिमालय पर लोकेटेड है। कभी कभी आपसे माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसको पूछ लेता है, तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वह 8,848.86 मीटर है, 8,848.86 मीटर है। और ये कहां पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। मुख्य भाग जो है नेपाल में स्थित है, और कुछ भाग इसका चाइना में है, लेकिन जो है ये बेसिकली नेपाल में ही स्थित है। तो आप कहेंगे कि ये किस पर्वत पे स्थित है,
तो ये पर्वत का नाम है उसका हिमालय। हिमालय हिमालय कैसा माउंटेन है? फोल्डेड। कैसा माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन। कैसा माउंटेन है आपका? हिमालय फोल्डेड माउंटेन है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय अगर फोल्डेड माउंटेन है तो वह उसके बीच में कोई एक सागर था, उसका नाम बताइए जिसके अवसाद आज भी वहां पर देखने को मिलते हैं और उसके जो है साक्ष्य भी वहां पर मिलते हैं। तो वो था आपका टेथिस सागर। टेथिस सागर इधर आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और आपका यूरेशियन प्लेट, इसके बीच में टेथिस सागर था। जब ये इसका यानी इंडियन प्लेट का जो मलबा था वो भी टेथिस सागर में जमा हो रहा था और तिब्बत प्लेट यानी तिब्बत प्लेट तथा जो है यूरेशियन प्लेट का मलबा उसी में सबडक्शन हो रहा था। जब उसका भार बढ़ा तो ये दोनों सिरे आपस में आकर एक दूसरे से मिल गए। इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्शन हो गया, अधोगमित हो गई और वहां पर एक फोल्डेड माउंटेन जनरेट हुआ और वो उसका नाम है आपका हिमालय और हिमालय का ओरिजिन हुआ। कभी कभी आपसे पूछ लेता है सबसे नवीन पर्वत कौन है, तो आप हिमालय को मारिएगा, ऑप्शन हिमालय को टिक करिएगा। क्यों? क्योंकि वह उसकी हाइट दिन प्रतिदिन आज भी बढ़ रही है, जिसके कारण भूवैज्ञानिक ये पता लगाते हैं, बताते हैं कि आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्शन हो रहा है, अधोगमित हो रही है। दूसरा चीज, हिमालय कैसा पर्वत है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो फोल्डेड माउंटेन है यानी कि मोड़दार पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवीन मोड़दार पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहां है? पर्वत श्रृंखला है हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। तो बताइए कौन सा है? एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। हिमालय, ये ऐसा नहीं कि अगर इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, यहाँ पर लगभग 10 ऐसे पर्वत हैं जो विश्व में सबसे टॉप मोस्ट पीक के हैं, सबसे ज्यादा हाइट वाले हैं, तो सारी चीजें इसी के पास विशेषता नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें सबसे लंबी जो है, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है एंडीज पर्वत की। अब आपसे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, एंडीज। अब एंडीज के बारे में थोड़ा सा जानिए। एंडीज है कहां पर? ये दक्षिणी अमेरिका में है। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस देश के संलग्न सीमा से है, टच है, तो ये है चिली। चिली चिली एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। और इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई 7200 किलोमीटर है। लंबाई अगर बात करें इसकी 7200 किलोमीटर, इसकी लेंथ जो है 7200 किलोमीटर है। और रॉकी पर्वत माउंटेन कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में है। यह कौन सा माउंटेन है? कभी रॉकी के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो यह कौन सा माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन है। अगर इसकी लंबाई पूछ लिया जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 4800 किलोमीटर है। रॉकी की 4800 किलोमीटर। यह आपका एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है और यह आपका उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में है। इसके अकॉर्डिंग विश्व की सर्वाधिक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोकोस प्लेट किसके मध्य में पाई जाती है? देखिए ये सबसे फेमस प्लेट है कोकोस प्लेट, और यहां पर कई ऐसी प्रकार की एक्टिविटियां होती हैं। प्लेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा जो लैंड का भूभाग, चाहे वो ओशन का भाग हो चाहे कॉन्टिनेंट का भाग हो, लेकिन वो धरती का एक टुकड़ा हो, जो आपकी सीमा है, जो क्रस्ट है, वो
क्रस्ट का एक पार्ट होना चाहिए। अब आप क्रस्ट कैसे समझेंगे कि क्रस्ट कैसा है, मैं आपको आराम से एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं। आप घर में जाके एक्टिविटीज करिएगा। एक अंडे को लीजिए और अंडे में एक बॉयल अंडा हो और उस पर ठोकर मारिए, अंडे का टूटेगा तो आप देखेंगे उसमें दरार कई कई दरारें पड़ जाएगी और कहीं छोटे छोटे कुछ इस प्रकार से ऐसे कहीं कहीं ब्रेक कर जाएगा, ऐसे ऐसे ब्रेक कर जाएगा इस तरह। तो यह जो ब्रेक है यही आपकी समझ लीजिए प्लेटें हैं। इसी प्रकार से प्लेटें टूटी हुई है, छोटी और बड़ी रूप में प्लेटें टूटती हैं। तो उन प्लेटों के बीच में क्या दरारें नहीं पड़ेंगी? आप कहेंगे जब टूटेगी तो जाहिर सी बात है दरारें पड़ेंगी ही। क्या वहां से वोल्केनो एक्टिविटी नहीं होगी? वोल्केनो एक्टिविटी होगी। क्या वहां भूकंप जनित क्षेत्र जनरेट होंगे? कहीं एकदम जनरेट होंगे, चाहे वो दूर जा रही हैं या पास आ रही हैं। दोनों कंडीशन में अगर उनमें हलचल हुई तो तरंगे लहर के रूप में उठेंगी और आगे की तरफ बढ़ेंगी और विनाशकारी सिद्ध होंगी। वहां पर वोल्केनो एक्टिविटी भी होगी, वहां पर भूकंप जनित क्षेत्र भी पाए जाएंगे। तो आपसे पूछा है इसमें कोकोस प्लेट कहां पाई जाती है। अब कोकोस प्लेट कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के साथ में, यानी कि इसके मध्य में पाई जाती है कोकोस प्लेट। मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। यह अन्य जो है यह कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर रहेगा तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन ऑप्शनों को पढ़ने की विशेष जरूरत नहीं होगी क्योंकि यह तो एकदम टू द पॉइंट है। क्योंकि आप जो कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इन ऑप्शनों की कोई विशेष जरूरत नहीं है। दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर, तो दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर ये कंफ्यूजन वाले टर्म हैं, लेकिन अगर आपने इस चीज को पढ़ा है कोकोस प्लेट किसके मध्य है, तो वो मध्य है आपका मध्य अमेरिका यानी कि मिडिल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? इसमें आपका रस्ट बाउल के बारे में पूछा है, किससे संबंधित है? ग्रेट लेक्सस प्रदेश, अल्बामा प्रदेश, तीसरा है कैलिफोर्निया प्रदेश, चौथा है पीटर्सबर्ग और पांचवा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए सबसे पहले इसका बारे में पता लगाते हैं कि ये चीज क्या है। रस्ट बाउल क्या है? ये रस्ट बाउल कौन सा क्षेत्र है? तो रस्ट बाउल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का ये पार्ट है। कहां का है? संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का पार्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी पूर्वी पार्ट है। ये उत्तरी पूर्वी पार्ट में पड़ता है। यह किस लिए फेमस है? ये लोहा उत्पादन के लिए आर्थिक क्षेत्र है। लौह उत्पादन का इकोनॉमिकल जोन है ये। तो अगर बात करें कि कौन से क्षेत्र में आता है तो क्षेत्र इसके हैं इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन। मैं यहां लिख देता हूं इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ये सब क्षेत्र हैं इसके, ये सब क्षेत्र हैं। अब अगर आप बात करें कि बड़े से प्रदेश की बात करें कि ये क्षेत्र किस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये प्रदेश के अंतर्गत आते हैं ग्रेट लेक्स प्रदेश और पीटर्सबर्ग प्रदेश, दोनों के अंतर्गत आते हैं। तो इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही है और आयोग ने इसको फिर रद्द कर दिया क्योंकि ऑप्शन दो ऑप्शन इसमें मैच कर रहे थे। तो इन ये जो प्रदेश हैं वो ग्रेट लेक्स प्रदेश और पीटर्सबर्ग प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान में रखिएगा कि रस्ट बाउल किस क्षेत्र से संबंधित है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो लौह उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किलिमंजारो एक है आग्नेयगिरी यानी कि वाल्केनो, दूसरा द्वीप, तीसरा श्रृंग पीक
और चौथा है नदी। क्या है किलिमंजारो? सबसे पहले ये समझते हैं किलिमंजारो क्या है। ये वोल्केनो है, माउंटेन है, या क्या चीज है? तो किलिमंजारो पर्वत जो माउंटेन है, ये किलिमंजारो, ये तंजानिया के उत्तरी पूर्व भाग में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये तंजानिया, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अगर पूरा नाम, जैसे पूर्व नाम रहता है ना, कभी नाम में संशोधन कर देते हैं, तो इसका जो पूर्व नाम है कैसर विल्हेम स्प्रिच है। कैसर विल्हेम कैसर विल्हेम स्प्रिच है, ये इसका पूर्व नाम है। पूर्व नाम यानी किलिमंजारो जो पर्वत है, माउंटेन है, ये जो है बहुत पूर्व नाम इसका कैसर विल्हेम स्प्रिच है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंस है ये भी, इसको भी समझिए आप। यह एक आग्नेय यानी कि वाल्केनो वाला पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ये वाल्केनो वाला पर्वत है। तो इस कारण एक्टिविटी के इसमें क्या हो जाएगा, यह एक पर्वत कौन सा है? वाल्केनो युक्त पर्वत है, वाल्केनो युक्त माउंटेन है। यानी कि वाल्केनो युक्त माउंटेन, अगर यहां में केवल केवल और केवल माउंटेन देता और इसको काट देता तो माउंटेन आप मार सकते थे, लेकिन यहाँ माउंटेन नहीं दिया है, यहाँ पीक दिया है, द्वीप दिया है, नदी दिया है और वाल्केनो दिया है। तो इसमें वाल्केनो युक्त यानी कि आग्नेय युक्त यानी वाल्केनो युक्त है ये पर्वत, माउंटेन है। क्या है ये? एक पर्वत। कहां पर स्थित है? तंजानिया में। तंजानिया में कहा? उत्तर पूर्व में स्थित है। कैसर विल्हेम स्प्रिच के नाम से इसको जाना जाता था, फिलहाल में इसको किलिमंजारो के नाम से जाना जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गोबी क्या है? गोबी का मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो आप कई बार पढ़े हुए हैं कि गोबी का मरुस्थल चीन में स्थित है और इसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। जैसे चीन की अगर बात करें तो ये केवल आप कहेंगे चीन में ही स्थित है, तो ऐसा है नहीं कि ये चीन में ही स्थित है। ये चीन में और दक्षिणी मंगोलिया के भाग का एक विशाल रूप है। यानी कि कुछ भाग तो चीन चाइना का है, कुछ भाग दक्षिणी मंगोलिया का है, और उसमें एक ग्रेट गोबी मरुस्थल स्थित है। लेकिन यहाँ आप जो ऑप्शन दिया है वो केवल चाइना दिया है, तो ऑप्शन चीन ही मारेंगे इसमें। पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया ये सब है नहीं, क्योंकि ये अलग अलग से आपके महाद्वीप है। तो चाइना जो देश है इसमें, और इसमें मंगोलिया भी शामिल है। अगर आप मंगोलिया की बात करें तो दक्षिणी मंगोलिया, दक्षिणी मंगोलिया, दक्षिणी मंगोलिया का भी पार्ट में ये है, और दोनों का संयुक्त रूप में है गोबी मरुस्थल। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? और कई बार आप पढ़े हैं कि स्वर्ण मुद्राओं के लिए और सोने के खानों के लिए जोहान्सबर्ग काफी चर्चा में रहता है। अब ऑप्शन नंबर ए आपका तो करेक्ट आंसर है, इसमें दूसरे चीज को देखने की विशेष जरूरत है नहीं। अब जोहान्सबर्ग पूछता है कि जोहान्सबर्ग कहां लोकेटेड है, कौन से आपके कॉन्टिनेंट में, कौन से देश में स्थित है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। कहां पर स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका। कहां पर स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कभी कभी आप पूछ लेगा कि दक्षिणी अफ्रीका के बताइए कौन से प्रांत में स्थित है? तो ये प्रांत है आपका गौनटेक, गौनटेक प्रांत में, गौनटेक प्रांत में स्थित, गौनटेक प्रांत में स्थित है। और जो गौनटेक प्रांत है वो इसकी प्रोविंशियल कैपिटल है, राजधानी भी है। यह सोना तथा खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जोहान्सबर्ग कभी ज्यादा सुर्खियों में रहता है, तो इसको ध्यान में रखिए
कि ये स्वर्ण और हीरे के लिए भी ये फेमस है, हीरे की भी खदान यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? स्थल रुद्र देश मतलब ऐसा देश जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, उसके और कोई ऐसी जो है सीमा उसके समुद्र से ना लगती हो, स्थल रुद्र देश कहलाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है बेल्जियम, दूसरा है हंगरी और तीसरा है आपका रोमानिया, चौथा है यूक्रेन, पांचवा ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें जो हंगरी है, हंगरी इसमें हंगरी स्थल रुद्र देश है, बाकी और सभी स्थल रुद्र देश नहीं है। हंगरी जो है, हंगरी अगर बात करेंगे, हंगरी का जो पास में जो सटे हुए और अन्य जो देश है वो है यूक्रेन, यूक्रेन के बाद आपका रोमानिया आता है, रोमानिया के बाद सर्बिया, फिर क्रोएशिया, फिर स्लोवाकिया है, फिर बगल में ऑस्ट्रिया है और एक और देश है आपका स्लोवाकिया, हाँ स्लोवाकिया है। और इन देशों से ये घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से लगती है, बेल्जियम की अगर बात करेंगे तो बेल्जियम की सीमा जो है उत्तर सागर से लगती है, और रोमानिया तथा यूक्रेन की बात करेंगे तो वो काला सागर से लगेगी। रोमानिया तथा यूक्रेन की बात करें तो वो काला सागर से लगती है, ये दोनों का काला सागर से है, काला सागर से है। और वहीं पर अगर ये बेल्जियम की बात करें तो ये उत्तरी सागर से लगता है, बेल्जियम उत्तरी सागर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, हंगरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल की अगर उभयनिष्ठ सीमाओं की बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कह रहा है ऑप्शन नंबर ए लेबनान सीरिया जॉर्डन मिस्र, लेबनान सीरिया जॉर्डन मिस्र, दूसरा है लेबनान सीरिया टर्की जॉर्डन के साथ है, तीसरा है लेबनान टर्की जॉर्डन मिस्र के साथ, चौथा है लेबनान सीरिया इराक और मिस्र के साथ में है। तो इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है और वहां पर कन्फ्लिक्शन के कारण युद्ध भी हुए हैं। तो देखिए 47 बीपीएससी प्री 2005 का एक क्वेश्चन था। इजराइल की अगर लोकेशन की बात करते हैं तो इजराइल पश्चिम एशिया तथा भूमध्य सागरीय तटीय देश है। किससे सटा हुआ है? भूमध्य सागर से सटा हुआ है और पश्चिम एशिया का देश है। इसके पश्चिमी जो सीमा है भूमध्य सागर से तथा उत्तरी सीमा लेबनान से। अगर उत्तर की तरफ देखेंगे तो वो लेबनान से, और उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे, उत्तर पूर्व थोड़ा सा उत्तर पूर्व इधर होगा क्योंकि सबसे नॉर्थ सबसे ऊपर उत्तर है, फिर पूर्व है, फिर दक्षिण है, फिर साउथ है। तो उत्तर पूर्व में देखेंगे तो सीरिया से, और अगर पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व की बात करेंगे तो वहां पर सीमा उसकी जॉर्डन से लगती है, और दक्षिण की अगर बात करेंगे तो दक्षिण की सीमा इजिप्ट से यानी मिस्र से लगती है। तो अगर इस ऑप्शन की बात करें तो इसकी किससे लगी? लेबनान से लग गई। किससे लगी? सीरिया से, जॉर्डन से, मिस्र से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इस कारण लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से ए लगती है, तो इजराइल की ये सीमा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? अरावली, सतपुड़ा, पामीर, म्यांमार। तो पामीर की पठार को आपका कहा जाता है कि संसार की छत, और आप इसको कई बार पढ़े हुए हैं, इसको बताने की विशेष जरूरत नहीं है। ये संसार का जो है अरावली जो है ओल्डेस्ट माउंटेन है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। अच्छा, भारत की कोई खास बात की भारत में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन अरावली, और उसके पास सबसे नया माउंटेन हिमालय जो आपका नेपाल में है। कुछ पार्ट हिमालय का आपका इंडिया में भी पड़ता है। आप देख लिए जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, यहां से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट वाला हिस्सा है वहां तक। सतपुड़ा रेंज ग्रेट वाटर डिवाइडेशन ऑफ इंडिया, ग्रेट जल विभाजन करता है। उधर अगर आप कहेंगे सेंटर पार्ट की बात करेंगे तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो सेंटर पार्ट को डिवाइड कर देती हैं इंडिया के नॉर्थन पार्ट और साउदर्न पार्ट को। तो
यह भी आप ध्यान में रखिए कि सतपुड़ा ग्रेट वाटर डिवाइडेशन ऑफ इंडिया जल विभाजन का भी काम करती है, तो वहां से जल विभाजन बहुत बढ़िया से आप देख सकते हैं। नर्मदा नदी इसी के पास से होते हुए गुजरती है। म्यांमार कहाँ है? म्यांमार आपका नॉर्थ ईस्ट के पास पड़ता हुआ एक जो है जिसको बर्मा कहते थे, वो म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है, डी है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी पामीर की छत जो है संसार की जो छत कही जाती है, पामीर का पठार है ये पठार। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा पामीर का पठार किसका भाग है, तो तिब्बत प्लेटो का भाग है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है के नाम से जाना जाता है। 39 बीपीएससी 1994 का ये प्रश्न है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप इसको बता देंगे, कोई दिक्कत है नहीं बहुत विशेष। देखिए ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 2 भारत, तीसरा बर्मा और सॉरी ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान और तीसरा बर्मा है और चौथा है भारत। तो भारत तो है नहीं, क्योंकि भारत पूर्वी जो है समुद्र की स्वामिनी ये नहीं कहा जाता है। पाकिस्तान को तो कहा नहीं जाता है। बर्मा का तो कोई विशेष मतलब है नहीं, क्योंकि बहुत बर्मा फेमस है नहीं, पूर्व में स्थित नहीं है, लोकेटेड नहीं है। तो पूर्व की अगर स्वामी बात किया जाएगा तो आपका यही बात किया जाएगा कि श्रीलंका की। इसकी बात है श्रीलंका की। अब श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा जानिए। पूर्व समुद्र की स्वामिनी के नाम से जाना जाता है श्रीलंका। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। कहां पर है? दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। अगर आप इसको देखेंगे हिंद महासागर को, तो उसके रेफरेंस में अगर बात करते हैं तो, और हिंद महासागर का ये द्वीपीय देश है, यानी कि यह जो है चारों तरफ वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। हिंद महासागर का मोती भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद महासागर का मोती। तो ध्यान में रखिएगा, इसको हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती भी इसको कहते हैं। और तो खास बात, इसको एशिया का प्रवेश द्वार, द गेटवे ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसको एशिया का प्रवेश द्वार, एशिया का प्रवेश द्वार, एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो श्रीलंका के बारे में पूर्व समुद्र की स्वामिनी भी कहा जाता है, हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना भाग है? तो आप कई बार पढ़े हुए हैं कि 71% वाटर बॉडी, और उसके बाद जितने भी पार्ट हैं, जितने पार्ट का मतलब अगर 71% वाटर बॉडी है तो कितना हो जाएगा लगभग? ये 71% अगर वाटर बॉडी से घिरा हुआ है और 29% भूभाग है, 29%, 29%, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं कि 70 और 30 की बात कर लें तो कितना बन जाएगा आपका? लगभग 2/3 पार्ट, 2/3 भाग। यानी कि यह है वाटर बॉडी, वाटर, और 1 यूनिट लैंड है। क्या है? 1 यूनिट केवल लैंड है और 2 यूनिट वाटर बॉडी है। यानी कि 71% आपका जल है और 29% आपका लैंड फॉर्म्स है। इस कारण से आपका 2/3 भाग जो है ये ढका हुआ है पानी से। किससे ढका हुआ है? पानी से। कितना भाग है? 2/3 भाग। लेकिन आज भी जल बचाओ संरक्षण, जल संरक्षण अधिनियम चलाया गया कि जल संरक्षण करो। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि ये खारा पानी वाला है, समुद्री जल है, यह पीने योग्य नहीं है। जो मृदु जल है, जो आपका मीठा पानी है, वो जो
धरती से निकलता है उसकी जो है मात्रा कम होती जा रही है और जो पीने वाला पानी है वही कम हो रहा है। बाकी समुद्रों का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव होने के कारण जो बर्फ है वो पिघलती चली जा रही है, जिसके समुद्र तल का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन पीने के पानी की किल्लत तो हो ही रही है, क्योंकि जो धरातल के अंदर जो पानी है, जो पीने योग्य पानी है, उसकी मात्रा दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वाटर बॉडी कितना है, 2/3 भाग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 48। समुद्र जल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट भाग कौन सा है? समुद्र तल की बात करें और पृथ्वी के केंद्र, तो सबसे निकट पार्ट कौन सा है? सबसे निकट पार्ट वही होगा जो जिसकी गहराई सबसे ज्यादा होगी। अब ऐसा नहीं कि देखकर आप तुरंत ये अंदाजा लगा के मार दीजिए कि नहीं मेरियाना ट्रंच के पास सबसे ज्यादा होगा। नहीं, मेरियाना ट्रंच तो दूर की बात है, मेरियाना ट्रंच से भी ज्यादा गहरे हैं। पृथ्वी के केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो निकटतम बिंदु है उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर में है। कितनी गहराई है आर्कटिक महासागर में? कितनी गहराई है? वो 4000 किलोमीटर की, 4000 किलोमीटर की गहराई है ये उसकी। और पृथ्वी के केंद्र से अगर हम दूरी की बात करें तो 6553 किलोमीटर दूर स्थित है। 6553 किलोमीटर दूर स्थित है पृथ्वी के केंद्र से। पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे नजदीक कौन हुआ? आर्कटिक, यानी कि नॉर्थ पोल है। तो उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल के आर्कटिक महासागर के, आर्कटिक द्वीप के महासागर के पास में है नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल में जो गहराई है उसकी वो 4000 किलोमीटर है। और अगर केंद्र से गहराई की बात करते हैं तो 6553 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 64,000 किलोमीटर लंबे, 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागर की द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक क्या कहलाता है? तो यह कटक कहलाता है भाई मध्य महासागरीय कटक। यहां ऑप्शन तो दिया है खूब, लेकिन अगर इतने स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप डिफाइन कर ले गए तो आप समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया। आपने अगर कटक का एनालिसिस किया है तभी बड़े आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें कह क्या रहा है, पहले इसको समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए। 64,000 किलोमीटर लंबाई, यानी कि उसकी लेंथ सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा होने के कारण वो कहीं ना कहीं किसी के मध्यवर्ती भाग से गुजरेगा जरूर। 2000 से लेकर 2400 किलोमीटर चौड़ाई भी है इसकी। एक ऐसा कटक, एक ऐसा रिज है जो उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर यानी कि नॉर्थ और साउथ अटलांटिक महासागर के मध्य से होकर गुजरता है। तो मध्य भाग की ही तो बात कर रहा है। और हिंद महासागर की द्रोणी फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागर की द्रोणी में प्रवेश करता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको मध्य महासागरी कटक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मध्य महासागरी कटक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। उसको बोलेंगे मध्य महासागरीय कटक, यानी कि सारे महासागरों के बीच से मध्य महासागरीय कटक है ये। अगर इसकी विशेषता की बात किया जाए तो मध्य महासागरीय जो कटक है इसके संबंध में, मध्य महासागरीय जो कटक है उसको इंग्लिश में कहते हैं मिड ओशन रिज। ग्लोब के चारों ओर 4000 से लेकर 6400 किलोमीटर तक लंबी जो है आर्कटिक महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। यह पृथ्वी की सतह का एकमात्र अकेला विशालतम भूगर्भिक लक्षण है, केवल एकमात्र अकेला है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य महासागरीय कटक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। क्या है? एक गर्म
जलधारा है। अब इसकी कुछ विशेषताओं को समझ लेते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे गल्फ स्ट्रीम के बारे में तो आप सीखेंगे कि फ्लोरिडा की धारा तथा एटलीस की धारा, फ्लोरिडा की धारा तथा एटलीस की धारा को सम्मिश्र करके जो हेट्रॉस अंतरीप के पास जब आगे की तरफ बढ़ती है, किस किस की धारा, फ्लोरिडा और एट्रीस की धारा को जब सम्मिलित रूप से हेट्रॉस के पास अंतरीप से आगे की तरफ बढ़ती है तो उसी धारा को कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम की धारा। और एक गल्फ स्ट्रीम की धारा क्या होगी, ये गर्म होगी, ये गर्म होगी, गर्म होगी। तो ये गल्फ स्ट्रीम की धारा कभी कभी पूछ लिया जाता है कहां पर प्रवाहित होती है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के में प्रवाहित होती है। आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ तट पे या पूर्वी तट पे या पश्चिमी तट पे प्रवाहित होती है, तो ये होती है पूर्वी तट पर। कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर। अच्छा, इसका डायरेक्शन कहां से होगा, आपके कभी डायरेक्शन भी पूछ लेगा, तो डायरेक्शन हमेशा होगा नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये क्या है, गल्फ स्ट्रीम खाड़ी का एक, खाड़ी में एक नदी है, नहीं, एक महासागरीय धारा है, एक जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, एक धरातली धारा है। तो इसको बड़े आराम से आप बता सकते हैं क्या है, महासागरीय धारा है। कौन सी धारा है, गर्म जल धारा है। कहां चलती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। कौन से तट से चलती है, पूर्वी तट से चलती है। कहां से किधर डायरेक्शन क्या होता है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है। तो इतनी सब जानकारियां आपको होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर है। तो 50 क्वेश्चन 50 तक यहीं पर इस सेशन की समाप्ति करते हैं और नेक्स्ट वाला सेशन हम करेंगे 51 से लेकर 75 तक, ये कल हम करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका आनंद लीजिए और इसको बढ़िया से एनालिसिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पूछती है। जब 4 दिन 5 दिन के बाद हम लोग एनसीईआरटी का जितना भी एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक, 6 से लेकर 6 to 12 क्लास एनसीईआरटी जितनी है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उसकी मैराथन चलाएंगे। और मैराथन में हम इसको कवर करने के लिए बहुत ज्यादा एलिब्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ पार्ट को उसमें समाहित करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इस सब क्वेश्चनों को लगभग इसमें समथिंग 1000 क्वेश्चन होगा, तो 1000 क्वेश्चन को मैराथन के तौर पे ले आएंगे और इसको आराम से आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम करा रहे हैं। आराम से इसमें देखिए, पढ़िए और खुद से खुद का एनालिसिस करिए और कुछ और किताबों का भी सहारा लेकर आप पढ़िए, क्योंकि एक ही के सहारे रहना ठीक नहीं है। तब तक के लिए आप इसका आनंद लीजिए। अब कल मिलते हैं। थैंक यू।